चले माशाल्लाह भाई ने तिलावत हमारे लेक्चर नंबर बताने से पहले ही कर दिया है। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। मार्च 26 का बैच और डेप्रिसिएशन का आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। अच्छा, बेसिकली ये डेप्रिसिएशन मेरे मुंह पे क्यों चढ़ा हुआ है लफ्ज़, क्योंकि पुरानी जो किताब थी ना आपकी, उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, PRC 4 ITA। तो उसमें इस चैप्टर का नाम था डेप्रिसिएशन। जब क्योंकि नाम गलत था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस चैप्टर का एक हिस्सा है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें हैं, उसके अंदर से एक हिस्सा डेप्रिसिएशन का और उसकी कंपटीशन का है। तो ICAP ने अब इसका नाम फाइनली सही करके रख दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। अच्छा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चैप्टर से डील करता है उसका नाम है IAS 16। IAS 16 बोलो क्या? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS का मतलब क्या होता है? IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है बोलो? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो IAS 16 डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनाब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता क्या है। उससे पहले हम और बेसिक पे जाएंगे, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, वो सबका छोटा सा रिकैप है। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ रहे होगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़बरदस्त, वो भी पढ़ लिया, ये बुनियाद है। इसके बाद हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट कैसे निकलती है, प्लांट की कॉस्ट कैसे निकलती है, इक्विपमेंट की कॉस्ट कैसे निकलती है, यानी कि किसी भी PP की कॉस्ट कैसे निकलती है, वो सीखेंगे। इस कॉस्ट को निकालने के बाद फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ये क्या होती है, वो फिर हमारे अगले लेक्चर के हिस्से में इंशाल्लाह ताला ये सारी डिस्कशन आ जाएगी। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चैप्टर नंबर 5 को, दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, मेरे नोट्स जो हैं इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, और इस नोट्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर यूँ इस तरह का होगा कि एक तो इसको करने के बाद आप यू कैन सेफली स्किप ICAP की किताब, यू कैन सेफली स्किप ICAP की किताब। और उसके अंदर बेसिकली मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ ये रहता है चीज़ों के अंदर कि कुछ चीज़ों पे जहाँ मुझे लगता है ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी वहाँ नहीं समझाया गया, कुछ चीज़ें अधूरी लिख दी जो कि शायद इनकरेक्ट हो। तो मैं उसको पढ़ते हुए एज ए स्टूडेंट भी और एज ए टीचर भी उसमें लिखता हूँ कि कहाँ कहाँ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसको एड्रेस ले लिया, कुछ चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हैं, उसको बुलेट वाइज बना दिया, कहीं एग्जाम्पल कम है एग्जाम्पल ऐड कर दी, कहीं मुझे लगता है फर्दर प्रैक्टिस की और ज़रूरत है तो फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड कर दिया है। और हम इसको पढ़ेंगे थ्योरी की तरह ही, मतलब थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ साथ नंबर्स भी सॉल्व करते जाएंगे, ताकि थ्योरेटिकल एरिया की प्रिपरेशन और प्रैक्टिकल एरिया की प्रिपरेशन हमारी साथ साथ हो जाए। हमें अलग से ज़रूरत ना पड़े कि हमने नंबर क्रंच कर लिए, अब यार सर इससे अगर थ्योरी का सवाल आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, साथ साथ करेंगे। और याद रखो कि जितना अच्छे से लेक्चर को सुनोगे, जितना अच्छे से उसको रजिस्टर में उतारोगे, उतनी अच्छे से तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, आपने लेक्चर सुनना है, देखना है, साथ साथ कॉपी करने का टाइम मैं दे दूंगा। आप लोग बोलोगे कॉपी करने का टाइम चाहिए तो मैं कॉपी करने का टाइम आपको दे दूंगा, नहीं तो ये नोट्स आपके पास अवेलेबल है। जो चीज़ थ्योरी की लिखी हुई, यू डू नॉट नीड टू कॉपी इट। अगर आप बनाना चाहते हो नोट्स अपने बना लो, वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई और बात ही नहीं है। अगर आप एक एक डेफिनेशन लिख लो और छोटी मोटी एग्जाम्पल लिख लो, अगर कोई इस काम का चोर है तो नोट्स के ऊपर हाईलाइटिंग कर ले, अंडरलाइनिंग कर ले और उसी के ऊपर अपने नोट्स बना ले। ठीक है, तो ये तरतीब होनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन आपके पास एक ऐसा दोस्त और साथी होना चाहिए कि जिसके बाद आपको किसी दोस्त की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि वो दोस्त आपका रजिस्टर होगा। बात समझ आ रही है? वो दोस्त आपका रजिस्टर होगा और रजिस्टर से बेहतरीन कोई रिवीजन नहीं करा सकता। कोई रिवीजन इतना बेहतरीन नहीं कराएगा जितना बेहतरीन तुम्हारा रजिस्टर कराएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी अपनी ही हाथ से लिखी हुई बातें होंगी, अपनी ही हाथ से लिखी हुई एग्जाम्पल होंगी। वो रजिस्टर की बस एक लाइन तुम्हें फ्लैशबैक ले जाएगी क्लासरूम के अंदर, कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अल्लाह के नाम लेके आगाज़ करते हैं। और हाँ, इस नोट्स की कंपोजिशन बता रहा था मैं। सबसे पहले तो इसमें ICAP की किताब में जितनी चीज़ें हैं थ्योरी की वो, इसके बाद उसकी एग्जांपल्स और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद एक और सेट मैंने रखा हुआ है इसके अंदर एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से। यानी कि ये वो सवाल होंगे जो शायद ICAP की क्वेश्चन बैंक में या तुम्हें स्टडी टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे, बल्कि हो सकता है ये ICAP के पुराने पास पेपर हो, जब वो नंबर वाला पेपर हुआ करता था लिखने वाला, या कुछ खुद के बनाए हुए सवालात हों फर्दर प्रैक्टिस के लिए। वो प्रैक्टिस जैसे ही हम करके ख़त्म होंगे हम एलिजिबल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम MCQs कर सकेंगे। फिर जब MCQs करेंगे कोई और छोटा मोटा मसला होगा वहाँ क्लियर हो जाएगा, वैसे मसला इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। डन।
चलो जी, अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के ऊपर हमारी कल तफसीली बात हुई थी। क्या होते हैं नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे 12 महीने से ज़्यादा पे, यानी कि इसकी यूज़फुल लाइफ क्या होगी टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो 12 महीने से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी होगी और 12 महीने से ज़्यादा पे मुझे ये फ़ायदा देगा, इसलिए मैं इसको कहता हूँ क्या? बोलो भाई, नॉन करंट एसेट। डेफिनेशन अगर मैं इसकी देखूं तो डेफिनेशन में कहता है कि नॉन करंट एसेट वो वाले एसेट होते हैं जिसकी एक लंबी यूज़फुल लाइफ होती है, यानी कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। नंबर 2, ये मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ओवर सेवरल ईयर्स। नंबर 3, ये नॉन करंट एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। ये पाकोला का पानी, ये बोतल, ये टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है? ये टेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, इसको मैं छू देख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? अच्छा, और अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो तो उसे मैं क्या कहता हूँ? बोलो, इनटेंजिबल। कोई मुझे मिसाल देगा इनटेंजिबल की? गुडविल हो गई, चलो ब्रांड नेम हो गई, लाइसेंस हो गया। अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे गन चलानी है, ठीक है, और मुझे गन चलाने के लिए हुकूमत से आर्म्स का लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस तुम बोलोगे यार हुदैत भाई आपके पास लाइसेंस है, हाँ ये कागज़ है, ये तो टेंजिबल एसेट है। मैं कहूँगा इस टेंजिबल की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो इजाज़तनामा मुझे ना मिला होता। तो वो इजाज़तनामे की वैल्यू है और वो इजाज़तनामा एक मेरे पास एक छोटे से डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर मौजूद है जिसे मैं कहता हूँ क्या? लाइसेंस, और इंटेंजिबल कहता हूँ उसको मैं। डन। अच्छा, अभी मैंने एक मिनट भी नहीं हुआ, 10 सेकंड पहले मैंने यही बताया कि इजाज़तनामा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है? इनटेंजिबल एसेट है। क्यों? ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रैफिक पुलिस रोकती थी ना पहले, जब अच्छे ज़माने, वो अल्लाह माफ़ करे बुरे ज़माने थे, तो ट्रैफिक पुलिस रोकती थी, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करती थी, ठीक है। जब वो रोक के ड्राइविंग लाइसेंस चेक करी तो वो तो फिजिकली फॉर्म में होता था ना, तो टेंजिबल हो इनटेंजिबल, लेकिन फिर भी इंटेंजिबल हुआ। क्यों? क्योंकि लाइसेंस एक उस इजाज़तनामे का नाम है। अगर मैं कहता हूँ ARTT का ब्रांड नेम है, अब हाउ डू यू डिफाइन ब्रांड नेम कि ARTT एक बहुत बड़ा ब्रांड है? चलो ARTT छोड़ो, जे डॉट हो गया, जेलबरी हो गया, खार्डी हो गया, और क्या है? आइडियाज़ है, गुल अहमद है, ठीक है, आइडियाज़ गुल अहमद देखिए ना मेरे ख्याल, ठीक है। और क्या हो गया? बोलो, जुनैद जमशेद वाला हो गया, MTJ हो गया, ये क्या है? ब्रांड। अब तुमने कैसे डिटरमाइन किया ये ब्रांड है? इस सिंबल है, लोगो है, लोगो में नाम है, और जो है ना इसकी जो है ना चीज़ बड़ी चलती है, तो ये टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो? ब्रांड को छू सकते हो? हाँ यार, जे डॉट का ब्रांड बड़ा टाइट है यार, छू सकते हो उसको? नहीं। ये क्या है? द वैल्यू इट क्रिएट्स। डन। अच्छा, एग्जाम्पल आ जाओ नॉन करंट एसेट्स की। अ कंपनी बाइज मशीनरी जो कि उसको 8 साल पे फ़ायदा देगी, तो ये क्या है? बोलो बच्चों, करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है? नॉन करंट एसेट है। एक बिजनेस ने परचेज की है लैंड उसको लंबे अरसे यूज़ करने के लिए, करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है? नॉन करंट एसेट है। डन। तो हमें नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन समझ आ गई है। और नॉन करंट एसेट में जो 2 तरह के बुनियादी एसेट होते हैं, एक को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट, एक को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट, वो भी हमें समझ आ गया है। अच्छा, अब आ जाओ रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ टेंजिबल एसेट? कहते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और उसको हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड पे यूज़ करते हैं। अच्छा, जो इसका पढ़े लिखों वाला इखलाकी और अच्छा नाम है ना, प्यारा प्यारा नाम, वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट को हम कलेक्टिवली कहते हैं, बोलो बच्चों, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या कहते हैं? बोलो भाई, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। क्या क्या आ सकती हैं भाई? उसके अंदर लैंड और बिल्डिंग भी आता है, प्लांट एंड मशीनरी भी आता है, ऑफिस इक्विपमेंट भी आता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी आता है, मोटर व्हीकल भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। बोलो कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं? बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये होते हैं मेरे क्या? नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। चलो मैं तुम लोगों को दिखाऊँ कि कंपनीज किस तरह से प्रेजेंट करती हैं इसको। मेरी एक आदत है, अब इसको अच्छी आदत कह लो या बुरी आदत कह लो, आई डोंट नो, लेकिन जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना कोई चीज़, अपना ख़ास तौर कंपनी लॉ में भी, तो मैं उन्हें ना खोल के दिखाता हूँ चीज़ें कि यार देखो, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं हवा में नहीं पढ़ रहे। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, डायनामिक्स में जाते हैं, कंपनी लॉ में जाते हैं, और यहाँ हम जाते हैं यूनिलीवर में। रुक जाओ, अब ये मैंने ना एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल ली, जो मैंने कहा था ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये एक कंपनी के मेरे सामने खुल रहे हैं, बोलो क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर ये खुल जाएंगे इंशाल्लाह तो हम दिखा देंगे। आप सवाल करो जब तक। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, जो आपने बोला
नहीं, ज़रूरी नहीं है वारंटी बेस हो। मतलब हमें कैसे पता चलेगा क्या मतलब कैसे पता चलेगा? कि इसकी 12+ years लाइफ? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे घर के अंदर जो एसी लगा हुआ है वो क्या हर 3-4 महीने में फारग हो जाता है फिर नया आता है? नहीं, फिर क्या होता है? टेक्स टाइम ऑलमोस्ट 5 years। तकरीबन 5 साल। तुम्हें कैसे पता? नो मगर वो खराब तो हो जाता है ना, और कभी कभी बदलना भी पड़ता है। हाँ तो वो गैस गैस आउट हो जाती है ना उसकी, तो आप रिपेयर करवा लो, छोटे मोटे खर्चे करते हो रिपेयर करवा लेते हो उसको। हाँ दैट्स इट, और क्या, दैट इज ऑल। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रिपेयर के बारे में भी। चलो मेरे ख्याल रिपोर्ट नाराज़ हो गई, नहीं खोल ली, वरना मैं आपको खोल के दिखा देता। ठीक है चलो जी, ये मैं बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल रहा था एक कंपनी की ना। चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स। कहते हैं परचेज़ किया मैंने ऑफिस फर्नीचर 6 साल के लिए, टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। मैंने डिलीवरी वैन यूज़ की कि इससे मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशन चलाऊंगा, यानी कि इस डिलीवरी वैन से मैं पार्सल्स भिजवाया करूंगा। दराज की डिलीवरी व्हीकल है, ये क्या है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। डन। अब आ जाओ इंटेंजिबल पे। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ये लंबे अरसे पे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, आर लीगली प्रोटेक्टेड और आइडेंटिफाइबल। अब जैसे पेटेंट है, पेटेंट समझते हो क्या होता है? पेटेंट क्या होता है बताओ? हाँ, कोविड की वैक्सीन फाइजर ने निकाली, फाइजर का भी ऑडिट करके आया हूँ अलहमदिल्ला। ठीक है, तो कोविड की वैक्सीन फाइजर ने निकाली और फाइजर को ये पेटेंट मिल गया कि चलो जो कोविड की ये वाली फलां वाली वैक्सीन है और ये वाली चीज़ें, ये वाले फार्मूलेज हैं, ये फार्मूला सिर्फ फाइजर ही यूज़ करेगा। ये क्या है? पेटेंट। ठीक है, अब एक लेट से इस टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक प्रोडक्ट है प्ले स्टेशन। अब सोनी के पास ये पेटेंट है कि प्ले स्टेशन सिर्फ सोनी ही बना सकता है। अब कल को एलजी उठ के नहीं आएगा कि मैं प्ले स्टेशन बना रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट उठ के नहीं आएगा कि मैं जो है ना प्ले स्टेशन बना रहा हूँ। इसी तरह से सोनी जो है ना वो एक्सबॉक्स ही बना सकता। क्यों? क्योंकि उसका पेटेंट किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास। बात समझ आ रही है? विंडोज़ का पेटेंट किसके पास है? बिल गेट्स के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास, कोई और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। डन। चलो कहते हैं इंटेंजिबल की कॉमन एग्जाम क्या होती हैं? पाँव नहीं हिलाया करो यार, डिस्टर्बेंस होती है। पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स। कॉपी राइट समझते हो? वो जो सी लगा होता है कि कॉपी राइट्स हैं, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया हुदैद वसी ARTT। अब अगर मैंने लिख दूँ कॉपी राइट ऑल राइट्स रिजर्व्ड, तो इसका मतलब ये जो मेरे नोट्स हैं ये मेरी ओनरशिप है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंसिंग के राइट्स हो गए, भले ड्राइविंग लाइसेंस हो, भले फिशिंग लाइसेंस हो, भले आर्म्स लाइसेंस हो। डन। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी मेरा क्या है? इंटेंजिबल। मुझे बताओ कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डेड लेक्चर लोग बैठ के ले रहे हैं, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक स्क्रीन शेयर हो रही है जो जूम के ज़रिए बच्चे ले रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर की ID है और ये जो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये क्या है? टेंजिबल इंटेंजिबल है? नहीं, मैं माउस से छू के दे सकता हूँ, माउस से क्लिक करूँगा टेंजिबल हो जाएगा? नहीं होगा ना टेंजिबल। क्या है बोलो भाई? ये इंटेंजिबल। डन। एग्जाम्पल, एक बिजनेस डेवलप करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 5 साल चलाएगा, नॉन करंट एसेट तो है लेकिन इंटेंजिबल है। एक कंपनी बाय करती है पेटेंट टू मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट, नॉन करंट तो है लेकिन इंटेंजिबल। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? डन हो गया। अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ये खुला है या नहीं खुला? खुल गया, ज़बरदस्त। 2023 की रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि 2023 में मैंने इसका ऑडिट किया था, तो ये फाइनेंशियल हम बड़े गौर से पढ़ते हैं। और पता है जब इसका रिव्यू हो होता है ना बिल्कुल फाइनल, तो हम एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक वर्ड पढ़ते हैं, कहीं गलती तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। स्पेल चेक खैर चल जाता है, लेकिन उसके अलावा भी एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है। खैर बहरहाल मैं तुम्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाता हूँ कैसे आता है। तुम्हारे काम की चीज़ ना अभी सिर्फ चंद आती हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है, ये आ गए मेरे पास एसेट्स। एसेट्स में क्या आ रहा है? सबसे पहले बोलो नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और नीचे थर्ड वाला क्या आ रहा है? इंटेंजिबल एसेट। यही दो हमने अभी तक पढ़े, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग है, अभी तो नन्हे मुन्ने हमने कदम रखे हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो बाकी दो चीज़ें भी आपके काम की नहीं है। ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान यूनिलीवर, ये आवारी टावर वाली, यही वाली है। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए बोलता है, देखो नोट नंबर 6 है। नोट नंबर 6 में क्या होगा? इसका ब्रेकअप होगा। जैसे अखबार में नहीं होता कि मज़ीद तफसीलात के लिए सफ़ा नंबर 26 पे चले जाइए, तो फिर वो उल्टा पुल्टा के सही करके सफ़ा नंबर 26 पे जाते हो। तो वो कह रहे हैं नोट नंबर 6 में जाओ, बाकी बातें वहाँ बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है, अभी चला जाता हूँ। तो नोट नंबर 6 में मैं गया तो देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ब्रेकअप आ रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या शामिल है। अब इनके नॉन करंट एसेट में क्या क्या आ रहा है? लैंड भी आ रही है, बिल्डिंग भी आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी भी आ रही है, फर्नीचर फिटिंग भी आ रहा है, मोटर व्हीकल भी आ रहा है। क्या बात है, ये सारी एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं अभी। आ जाओ, बाकी आपने ऐसे मुंह छुपा लेना है, नहीं देखना है इसको, अभी काम की नहीं है। डन। चलो
अब आ जाओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक ऐसे टेंजिबल एसेट को कहते हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि तो नॉन करंट एसेट है, वही वाली डेफिनेशन है। हाँ, इसका कलेक्टिव नाम पीपी होता है एंड नथिंग एल्स। और वो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं अपने पास क्यों रखता हूँ? प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। हो सकता है मैं माल बना रहा हूँ और बना के बेच रहा हूँ। जैसे अगर मैं यूँ कहूँ कि पार्क सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड का जो प्लांट है जिससे गाड़ियाँ बन रही हैं, वो क्या है? पीपीई है। इससे प्रोडक्शन हो रही है, सप्लाई हो रही है। टोयोटा का प्लांट है, किया का प्लांट है, चंगान का प्लांट है, ये क्या है? पीपीई है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन हो रही है और चीज़ें बिक रही हैं। और मिसाल दो मुझे प्लांट की, कपड़े की थाने बन रही हैं, वो डाइज कहते हैं ना, वो डाइज हो रही हैं, वो कपड़े बन रहे हैं, कपड़े की थाने बन के निकल रही हैं उस मशीन से। तो वो क्या हो रहा है? वो प्रोडक्शन जो हो रही है वो किससे हो रही है? पीपी से, मशीनरी से हो रही है। वो मशीनरी क्या है? वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है। ठीक है। इसी तरह से मैं स्टॉक काउंट पे गया था बिल्कुल आर्टिकल्स के अर्ली डेज में ना, इट वॉज समवेयर इन मिड 2022। तो कौरंगी की मेरा ख्याल फैक्ट्री थी, वो शान चौरंगी के पास कोई फैक्ट्री थी। तो उधर टाइट जो ना वो पापड़ बन रहे थे, लेज और वो कॉल्सन की नहीं होते जो बाकी जो चिप्स होते हैं। तो मैंने देखा जाके कि भाई पापड़ कैसे बनते हैं। तो एक अलग बॉयलर लगा हुआ है और वो सारा ऑटोमेटिक काम चल रहा है। ये चीज़ उठा के, वो जो नेशनल ज्योग्राफिक में नहीं आता था, वो उर्दू में मशीनरी की प्रोसेस दिखा देते पूरा। तो वो जो अंदर मशीनरी प्रोसेस कर रही है, यहाँ से उठा के ये चीज़ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से पापड़ फ्राई हो रहे हैं, पापड़ फ्राई होकर यहाँ निकल रहे हैं, फिर पैकेट बन रहा है, पैकेट में डल रहे हैं, फिर पैकेट पैक हो रहे हैं। ये सारा काम मशीनरी कर रही है। क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये मशीनरी कर रही है। इस मशीनरी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं अपने पास रख सकता हूँ किसी और को रेंटल पे देने के लिए, किसी और को किराए पे देने के लिए। कहते हैं अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग मेरा हमेशा पीपी होगा। क्या होगा? पीपी। अच्छा, जब भी मैं बोलूँ ना पीपी, पीपी का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब इस लफ्ज़ के साथ फैमिलियर हो जाओ। पीपी 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 पीपी, ये वाला पीपी नहीं है, ये है पीपी पीपी पीपी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पे आ रहा हूँ। अब देखो छोटा सा इख्तलाफ आई कैप के साथ ना, आई कैप के नाम एक ख़त इस चीज़ को करेक्ट करने की दरख्वास्त। अच्छा, वो है क्या? उसने यहाँ पे लिखा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम रख सकते हैं रेंटल पे देने के लिए, जो कि सिर्फ इतनी बात लिखता ना तो गलत होती। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग भी लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा पीपी होते हैं। बाकी अगर मैंने कुछ किराए पे दिया है, तो फिर वो क्या होगा? बोलो भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अधूरी बात अगर लिखता ना तो समझना आती। एक चीज़ होती है जैसे IAS 16, एक चीज़ होती है IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो खैर, समझने के लिए बस इतना समझ लो जितना किताब में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं अपने पास रख सकता हूँ किसी और को लीज़ पे देने के लिए भी। जैसे जनरेटर मैंने रखा, मेरा पीपी है, मैंने किसी को लीज़ पे दे दिया। ठीक है। मशीनरी है, मैंने रखी, किसी को लीज़ पे दे दी। लैंड एंड बिल्डिंग वो हमेशा पीपी रहेगा, वो हमेशा पीपी ही रहेगा। अच्छा, पीपी रहेगा तो क्या होगा इससे? देखो याद रखो, आगे जाके हम एक चैप्टर के हिस्से में पढ़ेंगे, डेप्रिसिएट होता है ना पीपी, तो पता है ना, ऊपर पढ़ के आ रहा हो बेसिक्स में। तो जो चीज़ पीपी होगी वो चीज़ डेप्रिशिएट भी होगी। डन। इसलिए पीपी को जानना बड़ा ज़रूरी है कि पीपी है क्या, पीपी के अंदर क्या क्या आता है, इसकी कॉस्ट कैसे निकलती है। डन। अच्छा, कह रहे पीपी को मैं रख सकता हूँ अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ये एसी, ये चिलर, ये पीपी तो है। ये पीपी के अंदर ही तो आता है। मशीन है ना, एसी है ना, मशीन नहीं है, माफ़ करें, मतलब वो वाली मशीन है जो 3 इडियट्स वाली मशीन है, समझ रहे हो ना बस। तो ये मशीन है, ये क्या है? चिलर है। चिलर क्या है? चिलर भी आएगा मेरे नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट में। कलेक्टिवली क्या कह सकता हूँ? बोलो ना पीपी। आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? पीपी ऐसे बोला करो ना तो मैं ज़िंदा रहूँगा, वरना यकीन मानो क्लास छोड़ के जाने को दिल करता है, नहीं पढ़ाने दिल चाहता। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लें। एक कंपनी मशीनरी बाय करती है गुड्स बनाने के लिए, पीपी। कंपनी परचेज करती है बिल्डिंग यूज़ करने के लिए अपने हेड ऑफिस के लिए, क्या है? बोलो। फर्म बाय करती है इक्विपमेंट और किसी को रेंट आउट कर देती है, क्या है? डन। ओके। अगली बात कहता है डिस्टिंग्विशिंग नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। कहता है हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो तुम्हें लग रही हो कि नॉन करंट एसेट है, लेकिन वो दर हकीकत क्या हो?
इन्वेंट्री हो। हाँ बोलो। हाँ अभी अभी आया नहीं हूँ ना मैं, इसी पे तो आ रहा हूँ। अच्छा ये बात, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें 1 साल से ज़्यादा पे फ़ायदा दे रही हो, लेकिन वो पीपी ना हो, वो हो इन्वेंट्री। कैसे? अगर मुझे बताओ, मैं एक दुकान में बैठा हूँ और मैं उस दुकान में फ्रिज बेचता हूँ, लेट्स से कैनवुड का भी है, हायर का भी है, डॉलन्स का भी है, फिलिप्स का भी है, फोर डोर बोलो अलमारी होती है वो, तो 2 डोर वाला फ्रिज हो गया, ठीक है, और डीप फ्रीज़र हो गया। ये सारी चीज़ें अगर मैं बेच रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें तो इनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। डिस्पेंसर हो गया, रूम कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम मैं दुकान में बेच रहा हूँ, तो सारे के सारे मेरे पीपी हैं? नहीं, सारे के सारे मेरे पीपी नहीं होंगे, बल्कि ये तो मेरी इन्वेंट्री है। पढ़ा था ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि इन्वेंट्री क्या होती है, गुड्स क्या होती है, मतलब गुड्स और इन्वेंट्री को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लो। तो ये तो सारी मेरी गुड्स हैं, ये तो सारी मेरी इन्वेंट्री है। तो वो चीज़ जिसका मैं कारोबार कर रहा हूँ, जिस चीज़ का प्राइमरीली मैं कारोबार कर रहा हूँ, खरीदो फरोख्त कर रहा हूँ, और वो मेरे बिजनेस का मेन कोर्स है, मेरे बिजनेस का मेन इंग्रेडिएंट है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो वो क्या हुआ? वो पीपी, वो इन्वेंट्री हुआ, वो इन्वेंट्री हुआ। लेकिन हाँ, अगर ये एसी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपने एडमिन पर्पस के लिए, यूज़ के लिए, टीवी लगाया हुआ है, कैमरा लगाया हुआ है, लाइट्स लगाई हुई हैं, तो ये पीपी इन्वेंट्री है। ये चेयर्स मेरे लिए क्या है? पीपी, मतलब स्मॉल आइटम में कह सकते हो, चलो पीपी चेयर्स हैं। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं तो चेयर्स का कारोबार करता हूँ, ये क्या है? इन्वेंट्री। ज़बरदस्त। कहता है क्लासिफिकेशन तो भाई डिपेंड करती है कि तुम्हारा मकसद क्या है रखने का। अगर तुमने हेल्ड फॉर सेल के लिए रखा है, बेचने के लिए, तो तुम्हारा इन्वेंट्री है। पढ़ लो एग्जाम्पल। पढ़ ली? अगर तुमने एक आइटम रखा हुआ है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन के लिए, रेंट, एडमिन के काम के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो क्या है बोलो? नॉन करेंट एसेट है। पढ़ लो। डन। रियल एस्टेट का बिजनेस, यानी कि स्टेट एजेंसी वाला बिजनेस, कहता है हाउस बिल्ड फॉर सेलिंग। स्टेट एजेंसी नहीं, वो तो बेसिकली कमीशन वाले होते हैं। लेकिन अगर मैं कोई डेवलपर हूँ, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कह लो, अगर वो कोई घर बनाता है बेचने के लिए, तो वो पीपी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है। और जिस ऑफिस में वो बैठ के बुकिंग लेता है, वो नहीं खातून बैठी होती हैं, सर अक्सर औकात कॉल आती है, सर मैं फ़लाँ बिल्डर्स एंड डेवलपर से बात कर रही हूँ, कराची के दूसरे कोने में हमने जो है ना वो एक ज़मीन आबाद की है, और वहाँ पे जो है ना वो एक दुकान बन रही है, दुकान की वैल्यू पिछले 6 महीने में 20% से बढ़ गई है। तो खुद ख़रीद लो भाई, आप खुद क्यों नहीं खरीद ली? मैंने बोला देखें मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कहती सर हम आपको इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ़र करेंगे। बोला मैं इतना गरीब हूँ कि मैं इंस्टॉलमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सर चलें कोई और हो तो आप रिकमेंड कीजिएगा, हम आपको कमीशन पे कर देंगे। बोला अच्छा ये वाली बात है ना, ठीक है। तो आपने अक्सर बात देखा होगा वो मीम्स वगैरह में ना, कि वो आपको दिखाता है ना जो कोट वोट पहन के आता है कि भाई ये वाली आबादी है, यहाँ पे होगी एक बड़ी सी मस्जिद, यहाँ होगा एक रोड, यहाँ आ रहा होगा टोल प्लाजा से बिल्कुल नज़दीक, वो जो एड बोलते हैं टोल प्लाजा से बिल्कुल नज़दीक, भरोसा रखो बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। वो 10-15 किलोमीटर आगे होगा, यहाँ होगी आबादी। आपने तो कहा था यहाँ आबादी बन जाएगी। हाँ सर वो 2 घर बन गए, बाकी बस आबादी अभी आना शुरू हो गई है, बन जाएगी अभी। बात समझ आ रही है? तो अगर ये वाला काम है और इस वाले काम के लिए मैं दफ्तर में बंदे बिठाए हुए हैं, तो ये जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है सारा कुछ, ये इन्वेंट्री पीपी है, पीपी है। अच्छा, और वो जो जिस बिल्डिंग में वो बैठ के काम हो रहा है सारा, वो इन्वेंट्री पीपी है। लेकिन मेरा काम तो घर बना के बेचना है, तो इन्वेंट्री नहीं हुआ, अपनी है ना, ज़ाती पर्पज़ के लिए है ना। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर कह रहा है कुछ होते हैं टुच्चे मुच्चे आइटम, कुछ होते हैं टुच्चे मुच्चे आइटम। टुच्चे मुच्चे आइटम हमेशा क्या होते हैं बोलो? इममटेरियल होते हैं। ऐसे मैं कहता हूँ इममटेरियल। टुच्चे मुच्चे आइटम की मिसाल दिखाऊँ? अब मैं दराज खोलूँगा, टुच्चे मुच्चे आइटम ने निकलना शुरू कर दूँगा। ये है कैलकुलेटर, टुच्चे मुच्चे। ये है कनेक्टर, क्या है? टुच्चे मुच्चे, ठीक है। ये निकला कंगा, ठीक है, टुच्चे मुच्चे, ठीक है। और ये निकला माउस, क्या है भाई? चूहा नहीं है, ये क्या है? टुच्चे मुच्चे, ठीक है। ये भी इममटेरियल है। अच्छा, लेकिन माउस तो मुझे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देता है ना। अब देखते रहो। ये निकला सॉकेट बोर्ड, ये क्या है? 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देगा? हाँ, कबाड़ नहीं है, ये क्या है? टुच्चे मुच्चे, ठीक है। अच्छा अभी तो रुको,
ये एक और एडॉप्टर है, एक और एडॉप्टर है, ठीक है। ये क्या है? अच्छा माइक पे लगता है, ये भी 1 साल से ज़्यादा पे चलेगा ना? ये क्या है? टुच्चे मुच्चे, ठीक है। अच्छा चलो यार काफ़ी है, एक दराज का हमने ना सही से पोस्टमार्टम कर दिया है। अच्छा सेल को चार्ज करने वाला डब्बा 1 साल से ज़्यादा पे फ़ायदा देगा? क्या है? टुच्चे मुच्चे, ठीक है। 2 दराजें पूरी हो गई हैं। चलो काफ़ी था यार, इतना पोस्टमार्टम इस दराज का काफ़ी था। अब मुझे बताओ ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट आइटम है, इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है? इमटेरियल है। तो अगर तुम इसको बोलो कि ये मेरा पीपी है तो कैसा लगेगा? बेवकूफ़ लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि दे तो ये मुझसे 1 साल पे ज़्यादा फ़ायदा रहे हैं, तो आना तो पीपी में चाहिए लेकिन नहीं आएगा, क्यों? क्या है बोलो भाई? इमटेरियल। शाबाश, शुक्र है टुच्चे मुच्चे नहीं बोला। हाँ जी। इन्वेंट्री है। हाँ वो कॉस्ट का पार्ट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अभी हम डेप्रिसिएशन खत्म करेंगे ना, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लो। इन्वेंट्री मुझसे ही पढ़ना है, टेंशन नहीं है, वहाँ यहाँ नहीं तो वहाँ जवाब मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा। अच्छा कहते हैं कुछ होते हैं टुच्चे मुच्चे आइटम। इमटेरियल आइटम आर जनरली नॉट ट्रीटेड एज नॉन करेंट एसेट्स इवन इफ दे टेक्निकली मीट द क्राइटेरिया। इवन दो ये जो सारे टुच्चे मुच्चे आइटम थे ये मुझे 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा पीपी नहीं है। अगर इंसान के बच्चों की तरह आप इस कप को इस्तेमाल करो तो ये आपको 1 साल से ऊपर फ़ायदा देगा? हाँ, घर के अंदर बर्तन पता नहीं कितने सालों पर आने दे ही रहे ना कब से फ़ायदा, लेकिन क्या वो पीपी कहलाएंगे? वो पीपी नहीं कहलाएंगे, इमटेरियल आइटम है। एग्जाम्पल स्टेपलर्स एंड कैलकुलेटर ड्यू टू माइनर आइटम। हमने तो इतनी सारी निकाल ली, पूरी दराज खोल के निकाल दी, ठीक है। कहता है ये दराज के अंदर दराज या दुकान। चलो अब आ जाओ, अब तुम लोगों ने मुझे बताना है, मैंने तुम्हें नहीं बताना, ठीक है। मुझे बताना है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सबसे पहले पढ़ते हैं, वो कहते हैं कंप्लीट कर दो इस टेबल को और बता दो कि क्या ये पीपी है या नहीं है, और अगर पीपी है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो मुझे बताओ, स्मॉल टूल एंड स्पेयर पार्ट्स टुच्चे मुच्चे हैं, पीपी नहीं है। स्टैंड बाय जनरेटर 7 साल इस्तेमाल करूंगा। ऑफिस बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, पीपी है। क्या है? टुच्चे मुच्चे है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है। ऑफिस प्रिंटर, ऑफिस प्रिंटर यूजुअली जो है ना, मैं यूँ कहूँगा यूजुअली जो है ना वो छोटे मोटे आइटम में ही आता है। जैसे मैं प्रिंटर लेकर आया सर के रूम में जो रखा है वो M507 HP लेजरजेट, तो मैं दिखाता हूँ। M507 प्रिंटर, ठीक है। अब ये वाला जो प्रिंटर है ना जो हमारे पास रखा है अंदर, तुम्हें क्या लगता है पीपी बनना चाहिए? कितने का था? सेकंड हैंड लेकर आया था, 35,000 का मिल गया था। 45 या 50 के रेट मिलना शुरू हुए थे, लेकिन एंड में मुझे मिल गया था ये तकरीबन कोई 35,000 में। इट वाज अ गुड प्राइस। तो क्या ये पीपी बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए ना। हाँ, अगर वो बहुत बड़ा प्रिंटर होगा और वो ऐसा प्रिंटर होगा कि जैसे मेरा काम ही स्टेशनरी का है जी, यानी कि जिससे हम वेंडर से अपनी बुक प्रिंट करवाते हैं, उसका काम क्या, उसके पास बहुत सारे स्कूल्स उसके क्लाइंट है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, उनकी किताबें बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, उसका दिन रात का काम ही यही है। तो प्रिंटर उसके लिए क्या होगा? पीपी होगा, ठीक है। डिपेंड करता है यूजेज पे। इसको हम यूँ कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, इन्वेंट्री, पक्का। फैक्ट्री इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी, पीपी। बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट। क्या बताया था? क्या बताया था? पीपी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था सिवाय लैंड और बिल्डिंग के। ये क्या है? लैंड और बिल्डिंग है? नहीं तो फिर क्या है? पीपी। ज़बरदस्त, देख लो हमने सही किया है। नो, यस, यस, नो। अच्छा यस अनलेस इमटेरियल, तो यस नो दोबारा आ गया। नो, यस, 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 डन हो गया। चलो ज़बरदस्त। किसी को कोई सवाल, किसी का कोई मसला, किसी का कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को पंचायत? बढ़ जाऊँ मैं आगे?
पक्की बात है, आप सबको समझ आ रहा है, आप सब मेरे साथ हैं। चलो यूनिट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ पीपीई। अच्छा अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, कॉस्ट ऑफ पीपीई। मेजरमेंट इसकी होती है कॉस्ट पे, यानी कि जब मैं पीपीई को अपने घर लेकर आता हूँ ना प्यार से, तो मैं उसको इनिशियली उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता हूँ। किस पे रिकॉर्ड करता हूँ, कॉस्ट पे। इसे मैं कहता हूँ इनिशियल रिकॉग्निशन। इसे मैं क्या कहता हूँ, इनिशियल रिकॉग्निशन। अगर वो तुमसे पूछ ले कि ये पीपीई किस पे रिकॉग्नाइज होता है, इनिशियली रिकॉग्नाइज किस पे होता है, तो तुम बोलोगे भाई कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होता है, कॉस्ट पे मेरी किताबों का हिस्सा बनता है। किस पे बनता है, बोलो भाई, कॉस्ट पे बनता है। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर किया जाता है उसकी कॉस्ट पे। किसी पंजाबी से पूछो तो वो क्या किया जाता है, बोलेगा मैयर किया जाता है। ठीक है, हाँ वो मेजर को बोलते हैं मैयर। ठीक है, पीपी को मैयर किया जाता है उसकी कॉस्ट पे। टू मैयर द पीपी करेक्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। कहता है अगर तुम्हें सही वाली कॉस्ट निकालनी है पीपी की, तो तुम्हें दो बातों में तमीज़ होनी चाहिए। बोलो कितनी बातों में तमीज़ होनी चाहिए, दो बातों में, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। मुझे बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो वन ऑफ इवेंट होता है, कभी कभार होता है और बड़ा खर्चा होता है। वन ऑफ होता है यानी कि कभी कभार होता है और बड़ा खर्चा होता है, एक सारी चपत पड़ जाती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है। डे टू डे मतलब ये नहीं होता कि रोज़ कर रहा हूँ, नहीं, जो रूटीन नेचर का होता है, जैसे कि बिजली पानी गैस का बिल, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं। बात समझ आ रही है। मैंने मशीन की सालाना इंश्योरेंस करा ली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू कमाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझ आ रही है, ठीक है। चाहे भी कह सकते हो, मतलब कह सकते हो तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जो मैं कॉस्ट इनकर करता हूँ टू एक्वायर और इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म एसेट। टू एक्वायर और इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि एक्विजिशन के लिए, जो खरीदने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि तुमने शायद पढ़ा होगा, अगर बेसिक में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लो, कि कोई एक्सपेंस को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जब कहूँगा जब या तो उसको एक्वायर करने के लिए ले रहा हूँ, बड़ा खर्चा हो, या तो उसकी ज़िंदगी बढ़ा रहा हो, यूज़फुल लाइफ बढ़ा रहा हो, या उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा हो। एफिशिएंसी मतलब होशियारी नहीं बढ़ा रहा हो, एफिशिएंसी मतलब अगर पहले जो है ना वो 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करा था, तो जब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया ज़बरदस्त वाला, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो 15 की जगह 18-20 हज़ार रुपये प्रोडक्शन ले गया। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी कैपेसिटी बढ़ा दी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ा दी, मेरी यूज़फुल लाइफ बढ़ा दी, किसी खर्चे ने मेरे पीपी के, तो ऐसे खर्चे को मैं कहूँगा कि मेरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डन। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सैलरी हो गया, वगैरह वगैरह। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ओके है। देखो एक चीज़ होती है कि छोटा मोटा खर्चा, रिपेयर एक्सपेंस होता है छोटा मोटा खर्चा, कोई नट वट गिर गया, कोई चीज़ लूज़ हो गई, कोई हल्का सा पार्ट निकल गया, डैमेज हो गया, उसको दोबारा सही करके लगा दिया। तो ये छोटे मोटे खर्चे से ना टेक्निकली मेरी लाइफ नहीं बढ़ती, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाता, ये इमटेरियल चेंज होता है। इसलिए मैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता हूँ, रिपेयर एक्सपेंस के नाम पे इसको एक्सपेंस आउट कर देता हूँ। एक्सपेंस आउट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देता हूँ। डन। कोई अगर मेरे मुँह से ऐसी बात निकले जो तुम्हें समझ नहीं आया ना, कैच नहीं कर पाओ, फ़ौरन बता देना यार ये रिपीट कर दें, ये क्या बात कर दी आपने। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग चल रही है, बेसिक ही अकाउंटिंग है ना, तो अपने अल्फाजों को मोहतात रख के बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करूँ। डन। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी से पहले हम एक चीज़ की और कॉस्ट की बात करते हैं, तो फिर हमें पीपी की कॉस्ट अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अभी रमज़ान के बाद बकरीद का सीज़न शुरू हो जाएगा और कुछ लोग जानवर खुद लेकर आएंगे। ठीक है, मंडी जाके, सोराबकोट में मंडी लगती है। कुछ लोग ऐसा होगा कि सोराबकोट नहीं जाएंगे, भावलपुर चले जाएंगे, या और जो है ना वो आगे मंडी चले जाएंगे, कोई मल्ली मंडी से जानवर ले आएगा। और मोहल्ले में भी चल रहा होता है, हाँ भाई कितने का लिया, हाँ भाई कितने का पड़ गया, ये ना तुम्हें आवाज़ें आ रही होती हैं। और ख़ास तौर पे वो बंदा जो दूर दराज मंडी से ला रहा होता है, हम इससे पूछते हैं कितने का पड़ गया। और ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसने जानवर पलवाया होता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, अभी कितने का पड़ गया, पड़ गया का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी कीमत पे उसने उस जानवर को ख़रीदा होगा जब वो छोटा था, फिर व्यापारी को हैंड ओवर किया होगा, बाड़े वाले को जाके उसने खाने पीने के पैसे दिए होंगे,
उसके इलाज मौजल के जो है ना वो पैसे दिए होंगे, और इलाज वगैरह के बाद सारी चीज़ों के बाद जब वो सेहतमंद कंडीशन में आया होगा तो ट्रक वाले को पैसे दिए होंगे, जानवर को मेरे लोड कर यार 3.5 मन का हो गया माशाल्लाह, जानवर को लोड करने के बाद ऑफ लोड करने के भी पैसे दिए होंगे, मतलब एक ही पैसे होता है ना, मतलब सुजुकी में चढ़ाना, लोड करना और ऑफ लोड करना, और फिर कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जो मैंने मोरा वोरा लिया होगा और वो जानवर बांधा होगा और वो शोशा किया होगा, मट्टी का जो है ना वो ला के किया होगा, लाइटें लगाई होंगी। तो अगर तुमसे कोई पूछे तो मैं जानवर कितने का पड़ गया तो क्या कहोगे? बोलोगे यार मैंने ₹1,00,000 का बच्चा लिया था, ₹1,00,000 का जो है ना उस वक्त छोटा था, और ₹1,00,000 के बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किए, कुछ जो है ना खिलाई पिलाई पे मेरा जो है ना लेट से ₹3,00,000 लग गया, ₹4,00,000 ये हो गया, और आने जाने में 20,000 खर्चा लग गया, 4,20,000 हो गया, और बाकी छोटे मोटे खर्चे मिला के 80,000 और थे। तो यार ये जानवर ना मुझे ₹5,00,000 का पड़ गया, ये जानवर मुझे ₹5,00,000 का पड़ गया। तो ये ₹5,00,000 का पड़ गया तो तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ अदा हो गए, लेकिन इसके पीछे अगर मैं इंग्लिश का तर्जुमा करूँ ना तो ये होगा कि ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज, जहाँ से तुमने जानवर ख़रीदा टिल द पॉइंट तुमने जानवर को यूजेबल कंडीशन में लेकर आ गए, यूजेबल मतलब ज़िबा होने वाली कंडीशन में लेकर आ गए, तो ये जो खर्चा तुमने पॉइंट ऑफ परचेज से करते 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 आए थे और जानवर को बांधने तक बल्कि उसकी कुर्बानी तक जितना खर्चा किया वो तुम्हारे जानवर की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब लेट से 4 भाइयों ने हिस्से कर दिए तो 5 लाख को क्या कर दोगे? डिवाइड बाय 4 कर दोगे, और एक एक बंदे के हिस्से में वो जानवर की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही होता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्टिंग भी कुछ ऐसी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्टिंग भी कुछ ऐसी ही है। अब मेरी बात सुनोगे तो इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। वो कहता है कि ऑल द कॉस्ट इनकर्ड, ये चीज़ लिखी नहीं है, ज़बानी बता रहा हूँ, चाहो तो लिख लो, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द एसेट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन, पॉइंट ऑफ परचेज से लेकर आज तक जब तक वो एसिड यूजेबल कंडीशन में ना आ जाए, यानी काबिल इस्तेमाल ना हो जाए, जितनी सारी कॉस्ट इनकर करी वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगी सिवाय कुछ के, सिवाय कुछ के। अब वो कुछ क्या होती हैं वो हम टेबल के अगले हिस्से में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे कि वो कौन सी कॉस्ट होती हैं जिसको पीपीए की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसको कॉस्ट का पार्ट बनाना होगा, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना होगा। डन। अच्छा, अगली बात कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, यानी कि पीपी के अंदर कॉस्ट के अंदर उसकी कॉस्ट निकालने के अंदर कौन कौन से खर्चे शामिल हैं। अगर कहूँ कि बिरयानी बन रही है तो बिरयानी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं, तो मसाले भी शामिल हैं, चिकन भी शामिल है, चावल भी शामिल है, तेल भी शामिल है। बात समझ आ रही है? और अगर दुम्बे की बन रही है तो फिर बीफ के अंदर दुम्बे की चक्की डाल दो तो वो भी शामिल है। क्या बात है, ठीक है, मज़ेदार ना। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना खाने के, तो वैसे ही क्योंकि मैं खाने का मुझे बड़ा शौक है ना, तो खाना पीना भी साथ में ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी पीपी का कॉस्ट का पार्ट हैं। आओ कहते हैं सबसे पहली बात परचेज प्राइस, कहते हैं परचेज प्राइस टू बी पेड टू एक्वायर द एसेट, सॉरी पेड टू एक्वायर द एसेट, यानी कि वो चीज़ जो मैंने पे की है टू एक्वायर द एसेट, यानी 1,00,000 रुपये जानवर के। जनरेटर ले लो, जानवर अच्छा नहीं लग रहा तो ये किसी को आ रहा है ना ऐसा करके, सर ये डर्टी सर, नो सर बदबू आती है सर, वाटर कूलर लगाएंगे हम तो वो जनरेटर की मिसाल ले ले, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये में मैंने अपना जनरेटर खरीद लिया, जानवर खरीद लिया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इम्पोर्ट ड्यूटीज़, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड एक्सक्लूड ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। कहता है इसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आती हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी आते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आते, रिबेट्स नहीं आती। ये क्या होती हैं? अगर समझ नहीं है ना कि क्या शामिल होना है क्या शामिल नहीं होना, टेंशन नहीं है। टैक्सेस के हवाले से ना मैं एक बात करना चाहता हूँ, बल्कि प्यारे बच्चों एक चीज़ होती है ड्यूटीज़ या टैक्सेस, ये पेपर के अंदर ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिफंडेबल, यानी कि जो सरकार तुम्हें टैक्स पे करने को वापस कर देगी। एक होता है नॉन रिफंडेबल। क्या होता है बोलो भाई? एक होता है रिफंडेबल और दूसरा कौन सा होता है? नॉन रिफंडेबल। जो खर्चा तुम्हें सरकार से वापस मिल जाएगा, अकल से सोचो, छोड़ दो स्टैंडर्ड को, अकल से सोचो, जो खर्चा तुम्हें सरकार से वापस मिल जाएगा क्या तुम उसको कॉस्ट का पार्ट बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो रिफंडेबल को डू नॉट मेक पार्ट, ऐसा ही है। और नॉन रिफंडेबल को मैं कह दूंगा भाई इंक्लूड कर दो
आप इसको कॉस्ट ऑफ पीपी में, कॉस्ट ऑफ पीपी में, डन। अच्छा, अगर आई कैप को करे आपसे थोड़ी सी मस्ती, आई कैप करे आपसे थोड़ी सी मस्ती और वो बताई ना रिफंडेबल तो नॉन रिफंडेबल है, फिर क्या करोगे? उसको आप नॉन रिफंडेबल ट्रीट करके कॉस्ट का पार्ट बना देना, ठीक है। अगली लाइन भी लिख लो, वो लिखो इफ नथिंग इज मैंशनड, इफ नथिंग इज मैंशनड, ट्रीट कर लो आप इसको नॉन रिफंडेबल, ट्रीट कर लो आप इसको नॉन रिफंडेबल। क्या मेरी बात समझ आती है? इजी बीजी, आ जाओ। अच्छा, हो सकता है मैंने अपने मशीनरी को इंपोर्ट किया हो, तो जो बंदा इंपोर्ट करता है ना, इंपोर्ट करके बेचता है आगे, उसको कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। तो हो सकता है उस कमर्शियल इंपोर्टर ने कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी पे की हो, नॉन रिफंडेबल भी टैक्स पे किया हो, डन। और इसमें एक्सक्लूड कर दूंगा, क्या कहता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। ये रिबेट्स और डिस्काउंट ना आपस में समझो एक दूसरे के भाई बहन है, रिबेट और डिस्काउंट। तो कहते हैं अगर आपको डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो उसमें से माइनस कर देना। लेट्स से व्यापारी को मैंने कंधे पे हाथ रखा, बल्कि मैंने उससे पूछा खड़े खड़े, भाईजान कितना, अब जानवर कितने का था, 4 लाख का खरीदा था ना, 6.5 लाख रुपये, बोले हैं 6.5 लाख रुपये। कंधे पे हाथ रखा, प्यार मोहब्बत की, थोड़ी सी बातें की, ठीक है, यार देख ले यार, नसीब का सौदा है यार, बहुत दूर से आया हूँ, चल चल के यार टांगों में दर्द हो गया है, कर करा के भाई यूं करके ना उसको थोड़ी सी बातें मनवाई, करा के उसने बोला भाई मैं 490 लूँगा। बोला 490 नहीं दूंगा मैं दूंगा 4 लाख रुपए, पैसे ही नहीं। मैंने बोला 280 दूंगा। उसने 490 बोले, 280 खींचे। करते बात कहाँ पे आके रुकी? लिस्ट प्राइस क्या थी? लिस्ट प्राइस क्या थी? 6.5 लाख। आके कहाँ रुकी? 4 लाख पे। तो 4 से 6.5 का सफ़र कितना? 2.5 लाख का। तो ये 2.5 लाख रुपए एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, बल्कि माइनस हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे वैसे आमतौर पर डिस्काउंट में ट्रीटमेंट होता था, डन, वही सीन है। आ जाओ, कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को पीपी की कॉस्ट का पार्ट बनाना, लाजमी बनाना। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? कहता है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पीपी को वो मंडी से, वो जनरेटर को वो दुकान से अपने घर लाने तक में इनकर की जा रही है, और उससे डायरेक्टली उसका संबंध है, रिश्ता है, नाता है, लिंक है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ताल्लुक है डायरेक्टली। वो डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल जो है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कैसे? अब मैं मशीन और जनरेटर साथ साथ चला रहा हूँ ताकि दोनों तरह से सीख लो, वो मशीन और वो क्या कहते हैं उसे, जानवर, ठीक है। जिस व्यापारी को आप उठा के मंडी से लाए, उसने आपका जानवर बांधा, ठीक है, उसको ऑफलोड किया, सब कुछ किया, तो उसको आपने क्या दे दी? मजदूरी दे दी। जिस बंदे को आपने दुकान से उठाया जनरेटर इंस्टॉल करने के लिए, प्लांट इंस्टॉल करने के लिए, उसने उस साइट को कंस्ट्रक्ट किया होगा, सफाई सुथराई की होगी, और फिर पूरा असेंबल किया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, और इस सारी एक्विजिशन में आपका साथ दिया होगा, तो इसकी कॉस्ट पार्ट बनेगी? बनेगी। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, मटेरियल और लेबर दोनों। जानवर आ रहे भाई, पहले तो झाड़ू वाड़ू लगी सारी, कचरे वाले को पैसे दिए, उसके बाद क्या हुआ भाई, मट्टी आई, मट्टी वाले को पैसे दिए, और लाइटें वाइटें लगी, ठीक है, बाइकें एडवाइस, सारा जो खर्चा करते हैं पैसे वैसे लगे, वो मैंने मजदूर को, अपने जो चौकीदार था या जो मेरा वर्कमैन था, उसको मैंने पे कर दिया। तो ये भी कॉस्ट का पार्ट है ना, ज़रूरी है ना, बिल्कुल ज़रूरी है। इसी तरह से जनरेटर लाने के लिए सफाई हुई होगी, अगेन पूरी चीज़ें बनी होंगी, और वो पूरे जो है ना वो बाउंड्रीज लगी होंगी, सेटअप लगा होगा, चीज़ें लगी होंगी, सॉकेट्स लगे होंगे, बोर्ड्स लगे होंगे, साइट को तैयार किया होगा ताकि जनरेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो सके। मोबाइल रख दो भाई, ठीक है, मोबाइल क्लास में यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अगली चीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी, फ्रेट, ये तो उन्हें पढ़ लिया, डन। अच्छा, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन की और असेंबलिंग की कॉस्ट। अच्छा, अब हुआ क्या, जब मैंने प्लांट को इंस्टॉल करवा दिया, जब मैंने प्लांट को इंस्टॉल करवा दिया, तो अब मुझे लगा ये कि यार लेने के देने ना पड़ जाएं, ऐसा ना हो मैं चलाऊं मशीन को ऑन करूं और इसके साथ साथ धमाका करें और हम सब उड़ जाएं। तो जो सुपरवाइज़र था, जो इंजीनियर था, उसे मैंने बोला यार तुम कुछ पैसे शैसे ले लो मेरे से, इसको ना टेस्ट करके दिखा दो, चला के दिखा दो, एक आध चीज़ मैन्युफैक्चर करके दिखा दो ज़रा कैसे होती है, हम तुमसे सीखना चाहते हैं। उसने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, पैसा दे देना मुझे। तो वो जो सुपरवाइज़र आया हुआ था, वो जो इंजीनियर आया हुआ था साइट का, उसको मैंने कुछ और पैसे खर्चा पानी खिलाया और कहा तुम इसको टेस्ट करके दिखा दो। तो जो टेस्टिंग के अंदर मुझे कॉस्ट इनकर करनी पड़ गई, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी ना, ज़रूरी थी ना। अब इसको तुम यूँ कह लो ज़रूरी गैर ज़रूरी, ज़रूरी थी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, डन। प्रोफेशनल फीस सच एस आर्किटेक्ट, सर्वेयर, इंजीनियर,
कहीं कहीं तो ऐसा होता है जैसे कुछ मुल्क के लॉज अगर या कुछ शहर के लॉज बड़े सख्त होते हैं तो वहाँ पे आप हर चीज़ हर जगह पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको पहले प्रॉपर्ली वेरीफाई करवाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा कि क्या आपकी जगह इस चीज़ के लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्या आप ये वाली फ़लाँ मशीनरी फ़लाँ वाला प्लांट आप इंस्टॉल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो जो मैंने सर्वेयर को पैसे दिया, ज़रा आगे चेक कर लो। अब सर्वेयर ने डायरेक्टली कुछ काम नहीं किया, लेकिन सर्वेयर ने चेक किया कि यार मेरा एसेट यहाँ इंस्टॉल होता है, सूटेबल है, ज़मीन सूटेबल है, कोई मसला तो नहीं है, एसेट कितना बड़ा है, क्या चीज़ है, वॉट एवर द केसेस, सर्वेयर ने सिर्फ सर्वे किया आगे और चेक कर लिया कि हाँ यार ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो सर्वेयर की वो वाली कॉस्ट भी मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें आती हैं एब नॉर्मल कॉस्ट, वो इसमें स्पेसिफिकली अपनी किताब में जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन मैं मुँह ज़बानी बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि देखो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपने FAR 1 में दोबारा पढ़नी है। आगे FAR हो गया तो नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, वहाँ दोबारा पढ़नी है, वहाँ आपको इंशाल्लाह सर अहमद पढ़ेंगे। तो आपने वहाँ तो पढ़नी है, तो यहाँ से तमीज़ से पढ़ के चले जाओ ना, यहाँ से तमीज़ से पढ़ के जाओगे तो वहाँ मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब हो सकता है क्या इस पर बहुत सारी टेस्टिंग MCQ उसमें नहीं करता हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो FAR 1 के जो PP का चैप्टर है वो भी इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। उसमें और एडिशनल बातें बेसिक तो सारी यहीं से शुरू होंगी वहाँ भी, फिर इंशाल्लाह ताला याद करो कि यार किसी ने PP तमीज़ से पढ़ा के भेजा था। डन। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं होगा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। जैसे मेरा मशीनरी जो है ना वो रखा हुआ था सुजुकी में, ये ट्रिप करे ना, मुझे डर लग रहा है कि ये मेरे लेक्चर को ट्रिप ना मार दे। चलो जो नसीब में होगा तो होना ही है फिर। अच्छा, मेरा PP चढ़ा हुआ था कहाँ पे, सुजुकी में, मशीन आ रहा था, मशीन का जो ड्राइवर था उसने कोई इस्तेमाल किया होगा सब्सटेंस ना, और वो फुल नशे में झूम के गाड़ी चला रहा था, नशे में झूम के गाड़ी चला रहा था और उसने किसी को मार दिया या एक्सीडेंट कर लिया या सिग्नल तोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की वायलेशन कर दी। अब हुआ है कि मेरा जो मशीनरी है वो इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा था, कुछ 3-4 दिन 5 दिन। जैसे ही हुआ ये कि उसको चालान हुआ तो उसने भाई आके मुझे बताया कि यार मेरा हो गया चालान, और मैंने जो है ना वो तकरीबन कोई 10,000 रुपये का चालान मैंने पे कर दिया है, अब आप मुझे इसके पैसे रिम्बर्स कर दो, क्योंकि आपकी मशीन ला रहा था, आपकी मशीन लाने की वजह से मेरा चालान हो गया। तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी? ज़रूरी तो था या नहीं था? ज़रूरी नहीं था ना, मतलब अगर वो चालान पे करे ना भी करे, चालान होता नहीं होता, जब भी मेरी मशीन आई जाती ना और इंस्टॉल हो जाती, तो उसके चालान होने का मेरी मशीनरी के आने से कोई लिंक, डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। तो एब नॉर्मल कॉस्ट हो गई, इस तरह की और कोई चीज़ हो गई तो ये भी मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। चलो नहीं, चालान कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये उसकी नेग्लिजेंस है, उसकी गलती है, मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। डन। चलो, इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैंने ऐसे देखी थी कि जब मैं पाक सुई का ऑडिट करने गया था ना, तो PP का रहता इत्तेफाक है ना वहाँ पे भी, तो PP की जब मैंने वो कॉस्ट उठाई ना, तो एक उनका प्लांट इंस्टॉल होना था और उस प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए जापान से सुपरवाइज़र आया होता, क्योंकि जब जापानीज़ कंपनी की सब्सिडरी है ये, पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, SMC जापान की सब्सिडरी है ना, तो वहाँ से सुपरवाइज़र आया था। तो जब मैंने कॉस्ट उठा के देखी ना PP की, तो उसके अंदर भाई वो एक तो कॉस्ट, फिर इंस्टॉलेशन, और फिर सर्वे और मेंटेनेंस, और फिर वो जो सर्वेयर आया हुआ था उसके आने जाने का, खाने पीने का, रहने सहने का सारा खर्चा पानी भी कॉस्ट में अप्लाई हुआ था। हाँ, कुछ नॉर्मल थी, कुछ होनी चाहिए थी, कुछ नहीं होनी चाहिए थी। बात समझ आ रही है? चलो अब आओ, अब इतनी तकरीर मैंने कर लिया ना, तो वो इंशाल्लाह जब मैं डब्बा में पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कहता है कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसको आपने कॉस्ट में इंक्लूड करना है, कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसको आपने कॉस्ट में इंक्लूड, बोलो भाई, नहीं करना। सबसे पहले पढ़ते हैं कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है। कहते हैं इनिशियल इनवॉइस वैल्यू, लिस्ट प्राइस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी मतलब सब्सिडाइज खाना, सुना है? सब्सिडाइज खाना मिलता है, सब्सिडी मिल जाती है। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और गवर्नमेंट ने कहा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, थोड़ा नाम हमारा भी कर दो अपने काम के अंदर, चलो तुम्हारा प्लांट कितने का आ रहा है, लाख रुपए का आ रहा है, 20,000 तुम्हें मैं देता हूँ, तो 80,000 रुपये मेरी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि 20,000 की मुझे सब्सिडी मिल गई। डन। नॉन रिफंडेबल टैक्स, बोलो भाई, पढ़ के आए हैं अभी? ठीक है, इसको हम पेन से इस्तेमाल कर देते हैं। पढ़ के आए हैं अभी? बोलो भाई, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नॉन रिफंडेबल जहाँ भी आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ गया, कोई और रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल ड्यूटी आ गई, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इंस्टॉलेशन, असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये भी कॉस्ट का पार्ट बनती है। क्यों? क्योंकि कई जगह ना आप देखो, इंश्योरेंस के बगैर आप अपनी चीज़ मंगा ही नहीं सकते, आप इंश्योरेंस कराओगे तो ही आपको वो चीज़ मिलेगी। तो जो रास्ते की इंश्योरेंस होती है ना, जो ज़रूरी थी एसेट को लाने के लिए अपनी यूजेबल कंडीशन में, तो वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी आपकी कॉस्ट का पार्ट, बोलो भाई, बनती है। नंबर
पता नहीं कौन सा, एनी मॉडिफिकेशन जो बढ़ा दे जिंदगी को, एफिशिएंसी को, आउटपुट को, बनेगी, पार्ट बनेगी, बनेगी। कोई और भी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, हाँ हाँ तो आती है, ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन कंडीशन नेसेसरी फॉर यूज, जो मैंने लाइन बताई थी, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द एसेट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। डन। टेस्टिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ के आ रहे हैं। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, कहते हैं जो कुछ भी रिफंडेबल है, जो कुछ भी तुम्हारे पास वापस आ जाना है, कुछ भी इंक्लूड नहीं करो। और वो कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना हो, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी वो पार्ट बनी थी, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो पार्ट नहीं बनी। वारंटी कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, देखो ये जो वारंटी कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, ये फॉर द टाइम बीइंग की कॉस्ट होती है, यानी फॉर द ईयर की कॉस्ट हो गई, कोई वारंटी क्लेम आ गया वो मैंने पे कर दिया, या कोई इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई जो सालाना एनुअल रिन्यू होती है इंश्योरेंस, वो मेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये एसेट को चलाने के लिए, एसेट को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी नहीं होती। बस ये रूल याद रख लो, इंशाल्लाह ताला कॉस्ट कभी भी गलत नहीं करोगे। ऑपरेशनल लॉसेस बिफोर द एसेट बिकम यूजेबल, ऑपरेशनल लॉसेस भाई चालान हो गया, एक और मसला हो गया, मेरा जो वो है इंजीनियर या टेक्नीशियन, वो लगा रहा था मेरे प्लांट को, मैन्युफैक्चर कर रहा था, असम्बल कर रहा था, उससे कोई पार्ट गिरा, गिर के डैमेज हो गया और वो पार्ट मुझे नया लाना पड़ गया। तो ये जो ऑपरेशनल लॉसेस है, या जो मेरी साइट के अंदर खर्चा आ गया, साइट डैमेज हो गई, उस साइट को रिपेयर करना पड़ गया, जब एसेट तो यूजेबल कंडीशन में आया ही नहीं अब तक, तो ये जो ऑपरेशनल लॉसेस हो गए एसेट की हालत अच्छी होने से पहले पहले, क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना बेटा। अच्छा अगली चीज़, जनरल ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जनरल ओवरहेड्स मतलब क्या होते हैं? बोलो भाई, ओवरहेड्स पढ़ के आओ ना बचपन में, क्या होते हैं ओवरहेड्स? सर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन वैसे बचपन में तो पढ़ा होगा ना ओवरहेड्स क्या होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है ओवरहेड जिसमें बिजली, पानी, गैस का खर्चा और जो बाकी सारी दीगर चीज़ें होती हैं, इसे मैं कहता हूँ ओवरहेड्स। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, चलो इसकी और मिसाल अच्छी देता हूँ। मैं जिस फैक्ट्री में, प्लांट में, जिस फैक्ट्री के अंदर मैं अपना ये प्लांट इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, उसके गेट पे एक सुपरवाइज़र बैठता है, उस सुपरवाइज़र को मैं सैलरी देता हूँ 20,000, क्या मैं कॉस्ट का पार्ट बनाऊँगा? बोलो ना, तेज बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं बनाओगे? कितने लोग लगते हैं बनानी चाहिए? अरे बताओ ना यार, कितने लोग लगते हैं बनानी चाहिए? क्या हाँ, सवाल वापस पूछूं? मैंने कहा जिस फैक्ट्री के अंदर मैं प्लांट इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके गेट पे एक सुपरवाइजर बैठता है, चौकीदार बैठता है, उस चौकीदार को मैं 20,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ, क्या कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा? क्योंकि भाई वो मशीन की वो कर रहा है, देखभाली कर रहा है, उसकी वजह से नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही फैक्ट्री का चौकीदार है। डन। चलो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टेस्टिंग यूनिट, इसको आप ना इसके साथ मिला के पढ़ो। वो मैच द कॉलम करते हैं ना बचपन में, इसको ऐसे मिला के पढ़ो। देखो, एक होगी टेस्टिंग कॉस्ट, जो मैंने कहा था ना यार टेस्ट तो कर दो, कुछ ज़रा यूनिट्स बना के दिखा दो। जब उन यूनिट्स को बेचूंगा तो इनकम भी तो आएगी, तो वो जो टेस्टिंग कॉस्ट है उस इनकम से क्या कर दूंगा? नेट कर दूंगा। डन। टेस्टिंग कॉस्ट पे खर्चा आया मेरा 3,000, इनकम जनरेट हो गई 4,000, तो कॉस्ट कितनी आई? नेट नहीं आई, नेट इनकम आई, कितनी आई? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये को लेस कर दूंगा, इनकम आएगी तो कॉस्ट में से लेस कर दूंगा, एक्सपेंस होगा तो कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। कोई हवाई बात तो नहीं कर रहा ना? पक्का पक्का बोलो मुँह से। स्टाफ को ट्रेन किया, अब मेरे स्टाफ थे बड़े नल्ले, मैंने कहा यार इनको अगर मशीनरी हाथ में दूंगा ना, ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे, ये तो तबाही मचा देंगे, तबाही फेर देंगे, इनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो मैंने एक बंदे को बुलाया, ट्रेनर को, और उसने इनको मशीन चलाना सिखाई, इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी। तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट का पार्ट बनाऊँ? नहीं। क्यों नहीं बनाऊँ? हाँ जी, क्यों नहीं करूँ? क्योंकि वो एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी नहीं था। जवाब ये होना चाहिए कि भाई एसेट तो यूजेबल कंडीशन में आ चुका ना, ट्रेनिंग करवाओ नहीं करवाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? डन। मेंटेनेंस कॉस्ट, जनरल ओवरहेड्स, जितनी भी कॉस्ट है बाकी मैं ऑनवर्ड्स करूँगा, वो भी कोई कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। डन। चलो, मुझे इस सवाल की एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करके देते हो? जल्दी करो।
सबका यही आ रहा है पक्का? सवाल पढ़ लें, सबने कर लिया ऐसे मस्तूरात में से? हाँ जी, हो गया। क्या आंसर आया? 5 लेक, 5 क्या कहते हैं लेक को उर्दू में? 5 दरिया। 503 होगा। चलो पढ़ते हैं। एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, द इनवॉइस फॉर द मशीनरी शोड द फॉलोइंग। कॉस्ट थी 46,000, आएगी? कॉस्ट का पार्ट आएगी? बनेगी। 900 रुपये कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बनेगी? कॉस्ट ऑफ 12 महीने वारंटी बनेगी? नहीं। कितना आता है ये? कितना बनता है? 46,900। आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है आगे। इन एडिशन द एंटिटी इनकर्ड 3.4 मिलियन इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री। यार मॉडिफिकेशन वगैरह तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? सो दैट हैवी मशीनरी कुड बी इंस्टॉल्ड। ओहो, इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है, इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है। वॉट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा? 3400 रुपये, रुपीज़ इन थाउजेंड के अंदर अगर सॉल्व करूँगा कितना आ रहा है? हाँ जी, मैंने रुपीज़ इन थाउजेंड किया है ना? नहीं, अच्छा 50 आएगा। सॉरी। डन। अब ठीक है पक्का? मज़ा नहीं आ रहा मुझे, इसको हम सही से करेंगे। अब ठीक है, चंगा पलासी। चलो अब चीते हो गए हो कॉस्ट के अंदर, ऐसा है? चीते हो गए हो? एक सवाल करोगे फिर? चलो अब तू देख, मैंने कहा ना मैंने कुछ एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो कि खुद के बनाए हुए हैं कुछ पार्ट, वो कर लोगे। मुझे पता है इतना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, तो गलत कैसे कर सकते? चलो यार निकाल दो कॉस्ट। सही ग्रुप पे है पीडीएफ? हाँ जी, ग्रुप पे पीडीएफ है? गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल है। फिर रिसेंड कर। हाँ रिसेंड कर दें, क्यों कर दे रिसेंड? कोई कर दो यार रिसेंड। अब ये नहीं कि सारे सवाल छोड़ के रिसेंड करने में लग जाओ। ये मोबाइल पे क्यों कैलकुलेटर चल रहा है? ये इसने सुनते ही फ़ौरन से अपना कैलकुलेटर ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ हाँ कवर कर लो। तुम्हें लगता है यहाँ से दिखता नहीं है? सब दिखता है यहाँ से। जल्दी बताओ यार। यार इतनी जल्दी तो मैं भी कर लूँ। चलो कर लो। तुम में से मैसेज किसने किया था 2 मिनट में? जो क्लास में नहीं आया वो क्लास से बाहर साहब ने। वजिया कुलसुम कौन है? वो तुम हो। और दूसरा किसने किया था जैसे नाम नहीं लिखा हुआ अपना? ठीक है, तुम लोगों को मैंने बोला अपना नाम के साथ ना मुझे ग्रुप पे भेज दो चीज़ें, नाम और बैच नंबर, ताकि मैं सेव कर लूँ नंबर तुम लोगों के। चलो यार इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी ना।
हो गया या मैं करवाऊँ? हो गया? कितने लोगों का हो गया? हो गया? आंसर रजिस्टर पे लिखा हुआ चाहिए, वरना मैं आके देखना शुरू कर दूंगा अभी। एक और बात अपने बारे में बताना भूल गई, ये मैं सोचना कि मैं यहाँ बैठता हूँ नीचे नहीं आता, मैं लेक्चर के दरमियान नीचे आता हूँ और एक एक रजिस्टर जाके देखता हूँ क्या चल रहा है, तो मुझे डॉज करने की कोशिश करना भी नहीं। हाँ तो रजिस्टर के अंदर लिखो आंसर फाइनल क्या बना। यार इतना इजी सवाल है, क्या कर रहे हो? क्या बना? हो गया? फातिमा क्या बना? नहीं आ रहा। 389000 लिख लिया रजिस्टर पे? आपने लिख लिया? सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, अलग आ रहा है? अरे बाप रे, तुम्हारा भाई नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? आंसर नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? नहीं मतलब करना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तुम करना नहीं आ रहा। अच्छा तुम पड़ोसन में बराबर में जी। हो गया? कितना? 5 लाख? अबे 4.5 मिलियन तो उसकी कॉस्ट है ओरिजिनल, इसने कितने डिस्काउंट लगा दिए जो 5 लाख पे कॉस्ट चली गई? 30 लाख की इन्वेस्टमेंट में 35 लाख का घाटा कैसे? ये तो अजीब ही कॉम है यार। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ ईशा। इतना टैलेंट तुम्हारे अंदर कहाँ से आया कि 4.5 मिलियन की कॉस्ट पे तुम्हारा आंसर आ रहा है 5 लाख? आप पीछे वाली नाम? हाँ आयशा। आंसर आया? क्या आया? ऐसे दिखा रही जैसे मैं कोई मैग्नीफायर लगा के देख रहा हूँ यहाँ से। क्या पढ़ के बताओ जी। आप क्या आंसर आया? हाँ हाँ जी 3 लाख? तुम लोग का दिमाग में ख़राब हो गया है क्या? मतलब सेंस में हो नहीं हो, क्या कर रहे हो? अल्लाह की बंदो 4.5 मिलियन की कॉस्ट है, लिस्ट प्राइस है। 47 लाख। ये देखो चलो आ रहा है करीब करीब ना कुछ। किसका? अच्छा देखते हैं। स्क्रैच से कराऊंगा, रेग मार से कराऊंगा, टेंशन नहीं लो, कराऊंगा स्क्रैच से। बस यार चलो ख़त्म करो, करें सवाल सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं ना, इसके बराबर में सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या करूँगा। 4,50,000 नहीं सॉरी 4.5 मिलियन की इसकी कॉस्ट है, ठीक है? क्या चीज़? मैंने बोलना शुरू किया है फातिमा, क्या हो गया है? 4.5 मिलियन की इसकी कॉस्ट है, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो मैंने पे कितना किया होगा? 95%। ऐसा ही है। अब इसको चाहो तो दो तरीके से सॉल्व कर लो। पहला तरीका ये हो सकता है कि तुम बोलो भाई तुम लोग गरीबों की तरह 4.5 मिलियन, फिर आप इस पे लगाओ 5%, कितना बनता है? यार तुम लोगों को अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं इस पे? हाँ 225। ये माइनस करो, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, तो क्या आ जाएगी? इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। कितनी आएगी? 4,275,000 डन। अच्छा अब मैं देखूंगा कॉस्टें लगाना, कॉस्टें बोल रहा हूँ अल्लाह माफ़ करे। नॉन रिफंडेबल कॉस्ट का पार्ट बनेगी? बनेगी। ट्रांसपोर्टेशन बनेगी? बनेगी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट बनेगी? स्टाफ ट्रेनिंग बनेगी? नहीं नहीं, क्यों? यूजेबल कंडीशन में आ गया, किसी ने ली तो नहीं? चलो ज़बरदस्त। टेस्टिंग बिफोर द मशीन बिकम ऑपरेशनल, मतलब इसको टेस्टिंग की कॉस्ट बनी, ठीक है। और बोलते हैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेस्टिंग। अब इसका दो तरीके हैं, या तो ऐसे और ऐसे लिख दो, ठीक है,
या नेट कर दो, क्या सही लग रहा है? चलो अलग अलग लिख लो, कोई मसला नहीं है। या क्या कर सकते थे, 64 माइनस 18 करके ऐड कर सकते थे, ठीक है। अच्छा ये माइनस कर दिया, सॉरी ये ऐड कर दिया और ये लेस कर दिया। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट किस किस ने ली है? नहीं ली, तो आंसर क्यों अलग अलग आ रहे थे? एडमिन एक्सपेंसेस लिए किसी ने? तो जब तुम लोगों ने सारे सवाल के जवाब सही दिए हैं तो टोटलिंग में क्या मसला किया है? चलो बताओ, मैं तुम लोगों को भरोसा ही नहीं करूँगा, खुद सॉल्व करूँगा। 4275 प्लस 180 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 64 माइनस 18, हाँ 46,28,000। डन। ये आ रही है कॉस्ट ऑफ पीपी। डन। ये सवाल नंबर 1 हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया है। आओ उसका सोल्यूशन देखें। नहीं अभी आगे नहीं भागो, कितना बन रहा है देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस को एडजस्ट कर दिया और नेट प्राइस निकाल ली। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो ये जो प्राइस आती है ना बच्चों, इसे मैं कहता हूँ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। और इसके ऊपर कैपिटलाइजेबल कॉस्ट ऐड कर दी, यानी कि वो कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी चाहिए हैं। सही है, डन। अच्छा फिर मेरे पास आ गई क्या, इनिशियल कॉस्ट। कैपिटलाइज कितनी होगी बोलो, 4628,000। डन। चलो ज़बरदस्त। इसको हम एक काम करते हैं, इस वाले पेज को ओ नो मैन, डन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया। अच्छा वैसे हमने ना गलत कर दिया एक चीज़ ना, हमें यहाँ लाना चाहिए था इसको। इसको मैं वापस ले जाता हूँ। कुछ भी नहीं कर, टेंशन नहीं लो, बस पेज नंबर सेट कर रहा हूँ अपने। क्या चीज़? क्यों? नहीं वजह कोई, मतलब कोई 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 दावत वावत है, कोई क्या है? ऐसी थोड़ी मतलब। चलो काफ़ी आज के लिए, या पढ़ना है? बहुत है। रिवीजन करना है? चलो ठीक है। क्लास के शुरू में हमने कुछ ऐसी बातें की, नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात की। नॉन करेंट एसेट हमने बोला वो एसेट होते हैं जिसकी 1 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी होती है, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा की होती है। फिर नॉन करेंट एसेट के अंदर हमने बात की कि कुछ होते हैं टेंजिबल नॉन करेंट एसेट, कुछ होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, फिजिकल एक्जिस्टेंस होती है। इनटेंजिबल वो होते हैं जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। टेंजिबल के अंदर हमने मिसाल दी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, बला बला, ठीक है। और इनटेंजिबल के अंदर हमने लाइसेंस, पेटेंट, गुड मार्क, ट्रेड मार्क,
ब्रांड नेम वगैरह वगैरह। फिर हमने पीपी की बात की, हमने बोला जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट होते हैं इसका अच्छा वाला अखलाकी नाम जो है ना वो किताबों के अंदर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके ऊपर IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 अप्लाई हो रहा होता है। इसकी हमने मिसालें देखी। फिर हमने बोला भाई कुछ चीज़ होती है इन्वेंट्री, कुछ चीज़ होती है पीपी, यानी कि अगर यही जनरेटर्स जो मैं बेच रहा हूँ इसका मेरा खरीदो फरोख्त का काम है तो फिर ये मेरी इन्वेंट्री मेरी पीपी नहीं है। वही जनरेटर अगर मैं अपनी बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ऑफिस यूज़ के लिए, एडमिन पर्पज़ के लिए, तो फिर मेरा क्या है, बोलो भाई पीपी। भाईजान क्लास चल रही है, ठीक है खान बाबा, चलो। अच्छा, फिर हमने बात की मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी की। हमने बोला सारी कॉस्ट जो कि पॉइंट ऑफ परचेज से लेकर यूजेबल कंडीशन में आने तक हम इनकर करते हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनती हैं, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी कॉस्ट का पार्ट बनती है। और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो हम इंक्लूड करते हैं, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो हम इंक्लूड नहीं करते। और उसके बाद हमने एक सवाल सॉल्व कर लिया। डन है, काफ़ी था। अच्छा, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसको रिवाइज़ करके आना अच्छे से। कल की इंशाल्लाह क्लास में हम फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। विद दिस एंडिंग द क्लास। और कल से कोशिश करूँगा कि 2:15 तक क्लास रखूँ, क्योंकि रियलिस्टिकली मैं जब भी स्टार्ट कर पाता हूँ नमाज और लंच से फ्री होकर, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला के लेते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।